लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था एमॉस पे मल्टीमीडिएशन की थी, ठीक है, मॉडरेशन की थी। तो अब हम करने जा रहे हैं इसमें सबसे सेंसिटिव एनालिसिस है बेसिकली, जिसको प्रेफर किया जाता है एमॉस के लिए, वो है CFA कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ, EFA CFA ये दोनों एनालिसिस तब यूज़ किए जाते हैं जब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को स्टैब्लिश करना हो। किसको करना हो? दूसरे वर्ड्स में इसको फैक्टोरियल वैलिडिटी भी कहते हैं। जब भी दुनिया में कोई नया स्केल बनता है तो उसके लिए सबसे पहले कौन सा एनालिसिस यूज़ करते हैं? एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। जब वो स्केल बन जाता है फिर दोबारा उसी के ऊपर वही सेंटेंस दोबारा क्या रन करता है, नया सैंपल लेके, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ये चलता रहता है ये सीक्वेंस। अगर कंफर्मेटरी एनालिसिस में कोई आइटम नेगेटिव लोड हो जाए तो फिर दोबारा EFA CFA का ये प्रोसेस चलता रहता है। स्केल हमेशा डेवलप होता है। एक स्केल UK में बना है, जब वो पाकिस्तान में यूज़ होगा या इंडिया में यूज़ होगा, वट एवर जहाँ भी यूज़ होगा, तो पहले EFA रन हुआ उसके ऊपर, तो दोबारा क्या यूज़ होगा? क्रॉस कल्चर वैलिडेशन के अंदर वो दोबारा इंडिया में या चाहे पाकिस्तान में उसके ऊपर CFA होगा। आप उसका प्रूफ देंगे कि वो स्केल वैलिड है पाकिस्तान में या वहाँ। अगर ये प्रूफ नहीं देंगे तो वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन होगा। रिलायबिलिटी बाद में आती है, पहले वैलिडिटी आती है। तो आए सबसे पहले CFA करते हैं, इसके बाद EFA करेंगे। क्लियर? तो CFA के लिए मैं एक पेंस यूज़ कर रहा हूँ, पेंस का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली CFA के लिए। पेंस बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेड्यूल है जब कोई शिज़ोफ्रेनिक को यूज़ होता है। ये स्केल जो है शिज़ोफ्रेनिक को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर पाकिस्तानी इंडिजिनस स्केल यूज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान में यूज़ हुआ। वैसे ही 20 आइटम है बट पाकिस्तान में इसको यूज़ किया गया है और इसकी वैलिडेशन की गई है, तो इसके आइटम 10 रह गए हैं। ठीक है, वैलिडेशन के बाद आपके पास 20 होंगे। 20 का स्ट्रक्चर भी यही है, 10 का भी यही है। ठीक है, तो मैं इसको 10 वाले स्ट्रक्चर से बनाता हूँ CFA। अब ये 10 आइटम जो हैं यहाँ लिखे होंगे PA के, मैंने पहले लिखे हुए हैं। पॉजिटिव, इसके 2 सब स्केल हैं, पॉजिटिव मूड स्विंग्स एंड नेगेटिव मूड स्विंग्स। पॉजिटिव मूड स्विंग्स के आइटम कितने हैं? 7, 10, 8, 3, 5 और नेगेटिव के कितने हैं? 9, 2, 1, 4। अब याद रखिएगा EFA हमेशा जब भी आप रन करते हैं वो किसी स्ट्रक्चर को देखता है। अगर मेरा लास्ट लेक्चर समझ नहीं आया EFA CFA क्या, तो मैंने बड़ा थॉरोली लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है IRT, EFA एंड CFA। EFA हमेशा तब यूज़ करते हैं जब एक नया स्ट्रक्चर बनाना हो। ठीक है, नया स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? स्केल का स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये स्केल है पेंस, इसके 2 सब स्केल हैं। कौन कौन से 2 सब स्केल्स हैं? ये पेंस है, इसके 2 सब स्केल हैं, पॉजिटिव मूड स्विंग्स एंड 2 सब स्केल। इनके आइटम्स 5 इसके हैं, 5 ये आइटम है। अब याद रखिए करना क्या है, ये जो आइटम्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं। जब इनको आप EFA रन करते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर जो कौन देता है आप लोगों को? EFA रन ही तब करते हैं जब आपने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी स्टैब्लिश कर ली। दिस इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, इसकी फैक्टोरियल वैलिडिटी भी कहते हैं। क्लियर? इसके अंदर डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी होती है। क्लियर? वो बाद में, पहले ये स्केल है, इसका स्ट्रक्चर ये वाला बन गया कि 5 आइटम इसमें है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ PA के आइटम है 7, 10, 8, 3, 5 और इसके कितने आइटम्स हैं? 9, 2, 1, 4, 6। ये पाकिस्तानी इंडिजिनस कल्चर के अंदर यूज हुआ है स्केल। अब ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ कौन से आइटम की सब स्केल का पार्ट है और सब स्केल्स मिलके क्या बना रहे हैं? होल इज दिस इज स्केल, इसके 2 सब स्केल हैं, हर सब स्केल के आइटम। ये स्ट्रक्चर जो देता है कौन देता है? ये EFA देता है। इसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। और इसी को दोबारा जब दूसरे कल्चर, दूसरे सैंपल, इसे कहते हैं क्रॉस कल्चर वैलिडेशन कहते हैं। जब एक स्केल UK में बना हो, उसके ऊपर EFA रन हुआ है, दोबारा वो पाकिस्तान में यूज़ किया जा रहा है, इंडिया में यूज़ किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपने क्या रन करना होता है वैलिडिटी के लिए? दोबारा CFA करना होता, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करना होता। कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस भी फैक्टोरियल वैलिडिटी को और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को स्टैब्लिश करता है। ये प्रूफ देता है एनालिसिस करने से पहले कि आपका स्केल वैलिड है। स्केल वैलिड होगा तो फिर सेकंड पे रिलायबिलिटी पे जाएंगे, रिलायबिलिटी होगी फिर हम एनालिसिस पे जाएंगे। अगर इन चीज़ों के बगैर हम चले गए, ना स्केल की वैलिडिटी चेक की, ना स्केल की रिलायबिलिटी चेक की, तो क्या होगा? जो रिजल्ट्स आएंगे वो कहलाएंगे टाइप एरर 1 एंड टाइप एरर 2।
आपके हाइपोथेसिस तो कंफर्म भी हो जाएंगे, रिजेक्ट भी हो जाएंगे, डिस्प्रूव भी हो जाएंगे, बट जो होंगे टाइप एरर 1 ये होता है जब एक्सेप्ट होना हो तो रिजेक्ट हो जाए आपका हाइपोथेसिस, और टाइप एरर 2 क्या है, जब रिजेक्ट होना हो एक्सेप्ट हो जाए। ऐसा ही है ना, उल्ट काम हो जाएगा जो होगा, क्योंकि वैलिडिटी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, उल्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम आज करते हैं CFA कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। बहुत आसान है, इसके ऊपर सिर्फ पेंटिंग करनी है आप लोगों ने, आपको स्केच पता होना चाहिए कि EFA क्या करता है, CFA क्या करता है, यही हम बनाने लगे हैं। यही जो पिक्स बनाई थी सेम जो EFA सजेशन देता है, EFA खुद बताता है आपको कि किस स्केल के सब स्केल कितने हैं और आइटम कौन सा किस सब स्केल का पार्ट है। जब ये आपको ये पता हो, जिसमें मैंने भी आपको बताया कि इसके 2 सब स्केल है, PA के 5 आइटम्स हैं, पॉजिटिव मूड स्विंग्स एंड नेगेटिव मूड स्विंग्स, इसके 5 आइटम्स हैं और आइटम भी बता दिए। आ जाएं, इसके लिए करना क्या है CFA के लिए। CFA के लिए बहुत आसान होता है, मैंने आपको ऑप्शन बताया था, दिस इज द मेजरेबल वेरिएबल के लिए स्क्वायर यूज करते हैं, स्क्वायर, और योगल किसके लिए यूज करते हैं, लेटेंट वेरिएबल्स के लिए। अभी जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, लेटेंट मीन किसे, आइटम्स, जो भी मैंने बताया था लेटेंट आइटम को कंप्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेजरेबल वेरिएबल। ऐसा ही है ना, तो आ जाए लेटेंट एनालिसिस के लिए। CFA पहला लेटेंट एनालिसिस है और EFA भी लेटेंट वेरिएबल्स के ऊपर होता है। इसके लिए क्या करना है आप लोगों ने, ओवल को उठाएं, यहाँ पेस्ट करें, यहाँ सर्कल बना रहे हैं, अपनी मर्जी का छोटा सा सर्कल बना रहे हैं। अगर तो आइटम ज़्यादा है, जैसे कि बिग 5 है पर्सनैलिटी का स्केल, उसके आइटम 95 है, किसी में 200 समथिंग है, किसी हमारे पाकिस्तानी कल्चर में 60 आइटम का स्केल्स है। तो यहाँ जब CFA रन करेंगे, जब आइटम बहुत ज़्यादा हों तो AMOS पे उनको कैटर करना बहुत मुश्किल होता है ना, उनको डील करना। तो हम लोग करते हैं M+R सॉफ्टवेयर, वो यूज़ करते हैं एडवांस सॉफ्टवेयर जब बहुत ज़्यादा आइटम्स हों, या लेज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जब आइटम कम हो और पिक्टोरियल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना हो, तो बेसिकली ये यूज़ करते हैं AMOS। ठीक है, अब आइटम 95 है तो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत मुश्किल आ जाती हैं, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्टी चाहिए, सर्कल छोटा बनाना होगा, सेटिंग करनी होगी आपको, सारी की सारी आ जाती चीज़ें, बट उसमें मुश्किल होता है रीड आउट करना इन चीज़ों को। पिक से ऐसी वेक सी बनती है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना। तो मैं प्रेफर करूँगा ज़्यादा आइटम्स हों, 100 से ऊपर हों, इवन के 50 से ऊपर हों या 60 से ऊपर हों, तो कोशिश करें सीधा जाके M+ यूज़ करें, R सॉफ्टवेयर यूज़ करें या लेज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करें। ठीक है, SPSS पे CFA नहीं होता। तो आज 10 आइटम का स्केल है, ये मैंने ओवल बनाया, अब वो पता लेटेंट वेरिएबल्स के लिए। इस ओवल के साथ यहाँ एक पड़ा हुआ ये वाला सर्कल, ये वेरिएबल है, ये मैंने उठाया इसको, इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे आइटम कितने पहले सब स्केल के 5, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया 1 2 3 4 5। ये देखिए मैंने क्या किया, ये आइटम्स हैं, ये ओवल जो है मेजरेबल वेरिएबल ओवरऑल है, ये आइटम है लेटेंट, और ये क्या है, रेजिडुअल्स है, जिसका मैं लास्ट लेक्चर में बताए हुए AMOS के ऊपर इनकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। रेजिडुअल एरर्स होता है, ये आइटम्स हैं, लेटेंट वेरिएबल्स हैं, और ये क्या होगा, मेजरेबल वेरिएबल। क्लियर, ये खुद बनाएगा। अब इसको सेटिंग करनी है मैंने, इसी तरह के एक और सब स्केल बनाना, इसमें 5 आइटम्स हैं। इसको आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जब ये बना लें तो ये बटन दबाएं, ये वाला, इसके ऊपर यहाँ क्लिक करें, ये रोटेट करेगा, इसको रोटेट कर दिया। अब इसको आपने सेटिंग करनी है, थोड़ा सा ऊपर करना है, इस पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस पेज से बाहर किया तो समझे ब्लैंक हो जाएगा जब वर्ड में कॉपी करेंगे आप लोग। इसी पेज में सब कुछ रहना चाहिए। क्लियर, और चीज़ें ज़्यादा आइटम है तो छोटा सा सर्कल बना दें, ज़्यादा आइटम है छोटा सर्कल बनाते जाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है तो फिर सर्कल इस तरह मेरे नॉर्मल नॉमिनल बनाया स्केल। अब इसको अगर मैंने ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से देखिएगा मैंने ऑप्शन दिए थे आप लोगों को, ये ऑप्शन था, किस चीज़ का ऑप्शन था, सारे वेरिएबल को सिलेक्ट करना। देखो वो ब्लू हो गया, सारा सिलेक्ट होगा। एक को मैंने सिलेक्ट करना है तो इस बटन को प्रेस करूंगा, अगर मैंने इसको बंद करना है अनडू कर दिया। अब मैंने सबको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट किया, ये मैंने ट्रैक पकड़ा, इसको देखिए ये सिंपल मूव किया, कहाँ ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, सारे को सिलेक्ट करके, ऐसा ही है ना। तो अब इसको अनडू करें। क्लियर, अगला मेरा स्केल। अब याद रखिएगा CFA की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका ब्रेन। ये पेंटिंग कर रहे हैं आप लोग, जिस नाम मैं एक बार बताऊंगा, अगर ये आइटम 5 है ना मेरे पास, अगर ये 5 आइटम का पहला सब स्केल होता, दूसरा 10 का होता, तीसरा व्हाटएवर जितनी मर्जी वेरिएशन होती है आइटम्स के अंदर, तो याद रखिएगा आपने क्या करना है, इस ओवल को पकड़ना है, इस ओवल को पकड़ के कॉपी करना है, सिर्फ सेलेक्ट करना है 1, ये 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके ऊपर 1 को क्लिक करना है और इसको कॉपी करके इस ओवल को नीचे लेके आना, बाकी सर्कल को लेके नया ओवल ड्रॉ नहीं करना। अगर नया ओवल ड्रॉ करेंगे तो वो छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा,
और ये जो सारी पिक्स है ना आपकी पिक्टोरियल फॉर्म वो ख़राब हो जाएगी। ऐसा ही है ना, एक ही साइज़ में होनी चाहिए जितना हम लोगों ने लास्ट में सीखा था। तो ध्यान रखिएगा, इसी में से कॉपी पेस्ट करते जाना है। बाकी आपको कोई, जिस तरह हम मेडिटेशन के टेबल बना रहे थे ना, हमने बनाया था सर्कल, उसी में से कॉपी पेस्ट किए थे। इसी में से हर चीज़ कॉपी पेस्ट करनी। इससे खूबसूरती जो है ना, आपको अलाइनमेंट सारे के सारे फिगर्स की सारे के सारे खुद ही हो जाएगा। अब देखिए इसका अगले आइटम क्या है, 5 है। 5 का क्या आइटम है, 5। अगर इस तरह का स्केल हो तो सिंपल इसको क्लिक करें, आल को क्लिक किया, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन था, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, ये आल क्लिक होगा तो इसको उठा के क्लिक, क्लियर। 5 ये अगर ये 10 आइटम्स का होता, मैं इसी तरह कॉपी पेस्ट करता, मगर थोड़ा सा नीचे पेस्ट करता उसको, और फिर उसके ऊपर आके कितने आइटम और है, ये है 5 है, 5 इसमें प्लेस कर देता। और याद रखिएगा जब एक बार कॉपी हो जाए ये, दूसरी बार कॉपी करने के लिए आपको हाथों से एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हर चीज़ को। अब ये सिलेक्ट हो गया, दोनों सिलेक्ट हुए हुए हैं। मेरा 5 आइटम्स अगर ज़्यादा होते तो मैं क्या करता, इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस कर देता। कर सकता हूँ ना, अभी भी कर सकता हूँ। ये देखें कॉपी है, एक बार कॉपी जब आपने कर दिया उसको प्लेस कर सकते हैं। अगेन जब एक बार कॉपी कर लिया, आप नीचे वाले को कॉपी पेस्ट को नीचे ऊपर कर सकते, ऊपर वाले को नहीं कर सकते। नीचे इसको कर लें, 10 आइटम थे, 5 और ऐड कर लें उसी सर्कल से। ऐसे ही है ना, तो मैं अगर मेरे आइटम यही है तो मैं इसको बिल्कुल बैलेंस में, देखें बैलेंस है। ये पिक्स अच्छी लग रही है ना, ये माउस में पिक्स अच्छी ही होनी चाहिए। ये आपकी एक्सपर्टीज है, जितना आप काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप क्या करें, इसको अनडू करें। सबसे पहले अनडू के लिए क्या ऑप्शन होगा, ये मुट्ठी बंद, क्लियर। अनडू होगा, पहले ब्लू था, जहां जहां ब्लू है इसका मतलब है वो चीज सिलेक्ट हुई हुई है। अब अनडू, सारे का सारा अनडू हो गया। अब क्या करें, यहाँ आपने रेजिडल प्लेस करना है, एरर देखना है, ये आइटम है, आइटम यहाँ प्लेस करने, लेटेंट वेरिएबल्स, और यहाँ क्या होगा, खुद ब खुद इनका कंप्यूट निकला आएगा, खुद ब खुद, कुछ नहीं ऐड करना, टोटल करने की जरूरत नहीं होती CFA में। आ जाए, यहाँ से आपको पता है कि मैंने अपना वेरिएबल्स डाटा अटैच करें, ये मेरा डाटा पड़ा हुआ मेन स्टडी के नाम से, ओके अटैच हो गया CFA में, यहाँ वर्किंग फाइल आ गई, ओके। अब ये जब यहाँ हो गया तो ये वेरिएबल शो हो गया, यहाँ ये वेरिएबल्स आ गए हैं। अब यहाँ कहाँ पड़ा हुआ है वो वाला स्केल पेंस का, उसके आइटम्स कहाँ पड़े, आइटम देखने हैं आप लोगों ने। कोशिश करें CFA के लिए सारे, कोशिश कीजिएगा CFA जब भी माउस में जाएं, जिससे CFA जिस वेरिएबल का करना हो उस वेरिएबल की इंडिविजुअल फाइल बना लें। जैसे ये 10 आइटम्स है ना स्केल के, बाकी सब कार्ड पेड दें, उड़ा दें, स्वाय डेमोग्राफिक वेरिएबल के बाकी सब स्केल उड़ा दें, ऊपर नीचे जितने भी स्केल हैं, सिर्फ इसमें यही स्केल देना चाहिए 10 आइटम का और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ मिसिंग को डील करना है। मिसिंग को डील करने के लिए एक वेरिएबल में मिसिंग हुई तो सारा ये माउस जो है ना, ये समझ लीजिए आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है, इसका अपना ये कंट्रोल है ना वो खोना शुरू हो जाता है, एरर को निकालना शुरू कर देता है। तो इसके लिए कोशिश कीजिएगा ऐसा जिसके ऊपर भी CFA करना वो वेरिएबल एक सेपरेट फाइल पे कॉपी कर लें आप लोग, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड वो आइटम्स जो फिल किए हुए हैं, बाकी स्केल उड़ा दें, ठीक है। इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा स्केल्स हैं, तो आ जाए। ये मैंने रखे हुए पेंस के आइटम देखें, ये पेंस के आइटम्स हैं, मैंने इनका नाम शॉर्ट एप्लीकेशन में रखा हुआ है पेंस SS1। इसको कोशिश कीजिएगा छोटा नाम रखें, P1 रख लें, P2 रख लें, P3 रख लें, ताकि इसमें प्लेस होने में मज़ा आए आपको। जब ये बड़े नाम रखेंगे तो यहाँ लेटर वेरिएबल में प्लेस, ये आइटम्स हैं, पेंस के 10 आइटम्स हैं ना। अब ये देखिए पहला किसका आपने बनाया, पॉजिटिव मूड स्विंग्स का सब स्केल है, उसके आइटम कौन कौन से हैं, पॉजिटिव मूड स्विंग के 7, 10, 8, 3, 5। अब आपने यहाँ वो आइटम प्लेस करने हैं जो इस सब स्केल के हैं, और अगले में कौन से करने हैं, उस सब स्केल के जो उसने गिवन इन्फॉर्मेशन, अपनी तरफ से कुछ भी ठीक कंफर्म कर रहे हैं। हम सिर्फ EFA को कंफर्म कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस ने जो स्ट्रक्चर दिया उसी स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं हम लोग, कंफर्म कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड, ठीक है। आ जाए, इसमें कौन कौन से आइटम है, बोले मुझे ऑर्डर में बोल दें, ऑर्डर में बोल दें, पहले 3 है, फिर 5 है, 8 क्लोज करें इसको, इसके 3 ये देखिए मैंने प्लेस कर दिया, इसी के अंदर प्लेस होना चाहिए। ये देखिए मैंने प्लेस किया, 3 को उठा के इसमें प्लेस किया है, फिर ड्रैग करके छोड़ा है। कुछ लोग इसको यहाँ छोड़ देंगे बाहर, अगर आपने लेटेंट वेरिएबल को इसमें ड्रैग नहीं किया, साइड पे छोड़ा, तो वो एक नया वेरिएबल ड्रॉ हो जाएगा, वो एरर क्रिएट करेगा। इसके अंदर ही ड्रैग करना आप लोगों ने, जब ये ड्रैग हो जाएगा, देखिए इसमें आ गया ना,
ठीक है, रेड हो जाता है ये जब भी आप ड्रैग करेंगे। ये ना हो कि बाहर छोड़ दें इसको, आके आप अपनी तरफ से हो के इसमें ड्रैग हो गया लेटेंट वेरिएबल में, ऐसा किया तो वो एरर क्रिएट करेगा, बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर रन नहीं होगा। दूसरा वेरिएबल कौन सा है? बहुत आसान है। अगर आपके पास ये माउस हो हाथों में, मेरे पास तो ये लैपटॉप है ना सिंपल, मैं तब भी तेजी से कर रहा हूँ, आपके पास माउस हो तो 1 सेकंड में ये सारे के सारे प्लेस हो जाते हैं। 5 7 8 10। अगले अगले वेरिएबल नेक्स्ट पर क्या है? 1 2 वेट 1 2 4 6 9। अब इसका नाम क्या था? इस पहले वेरिएबल का नाम था पीए, पॉजिटिव नेगेटिव मूड स्विंग्स, पीए रख देते हैं आप लोग। अगले का नाम पीएन। और याद रखिएगा इनके नाम कभी भी सिमिलर नहीं होने चाहिए, किसी वेरिएबल के नाम सिमिलर नहीं होने। 1 अगर आपने यहाँ प्लेस किया तो यहाँ प्लेस नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो रिपीटेड ऑप्शन का, इलीगल का ये ऑप्शन का दे देगा कि रिपीटेड हो रहा है वेरिएबल। कोई वेरिएबल रिपीटेड नहीं होना चाहिए। कोई नाम जो आप रख रहे हैं ये मैच, अगर ये ऐसा हुआ तो बेसिकली क्या होगा, ये रन ही नहीं करेगा, मॉडल को एरर दे देगा। क्लियर? अब ये दो वेरिएबल जो है आपस में कोवेरियंस है ना, एक ही स्केल का पार्ट है ना, तो इसका मतलब इनको क्या चाहिए? अगर 3 सब स्केल हो, 4 हो, जितने मर्जी हो, उनका कोवेरियंस ड्रॉ कर देंगे। एक ही सब स्केल का पार्ट है, इन दोनों का होल बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होल भी बना लेते हैं, जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए वही स्ट्रक्चर है जो EFA ने दिया था पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर। अगर ये 20 आइटम का हम फुल करते हैं तो बाहर वाले का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते, 10 इसके आइटम्स होते, 10 इसके आइटम्स होते हैं। अब ये बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने सारे आइटम, मगर एक चीज, एरर का नाम नहीं दिया हम लोगों ने। एरर का नाम कैसे देते हैं? मैंने आपको कहा था प्लगइन में जाएं, नेम अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स, ये मैंने प्लेस किया, खुद का खुद नाम प्लेस हो गए। और ऐसे वेरिएबल का नाम भी प्लेस हो जाएगा जहाँ भी हिडन होंगे, जिस तरह आप लोग प्लेस करते हैं कुछ वेरिएबल्स को, उनको भी नाम दे देगा ये, उससे पता चल जाता है वो वेरिएबल प्लेस हो गया है, उनको भी नाम दे देता है। अगर ऐसा करते हैं, हाथों से करते हैं, तो सिर्फ उसी वेरिएबल को प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, पर नज़र नहीं आता, सम टाइम छुप जाता है ना, तो वेरिएबल नेम नहीं होता ना छुपने पे, वो एरर आप देखते हैं कहाँ कौन सा वेरिएबल मुझसे क्लिक हुआ है डुप्लीकेट के अंदर, जो छुपा हुआ वेरिएबल है। जब आप इसका नाम देते हैं तो उसको नाम आ जाता है, जब उसको नाम आता है तो आपको पता चलता है ये वेरिएबल तो मैंने ड्रॉ नहीं किया, गलती से क्लिक हो गया डुप्लीकेट के ऊपर, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। जिस तरह अभी सबको ये नाम दे देगा, जो जो खाली होंगे। नाम आ गया, आप आ जाएं, इनमें से जाएं आउटपुट फाइल पे, एस्टीमेट में मैंने कहा था मीन को क्लिक करना है, एस्टीमेट एंड मीन, और आउटपुट में क्या करना है आप लोगों ने? सिंपल स्टैंडर्ड एस्टीमेट। सिर्फ क्या करना है, ये बीटा को बताएगा, प्रेडिक्शन को बताएगा, वही वाला जो पीछे करते आए हैं, हम बीटा ही ले रहे हैं सारा का सारा। क्लियर? और कोई चीज नहीं अभी छेड़नी, मॉडल मॉडिफिकेशन में बाहर में जाए, ओके, कोई चीज नहीं छेड़नी, ओके करें, ये रन करें, ये रन हो गया। क्या नाम रखें इसको? CFA क्लास वट एवर, जो भी नाम रखना, डेस्कटॉप पे सेव कर लें। ये मैंने सेव कर लिया इस आउटपुट को। ये जब सेव हो जाएगी तो डाटा आ जाएगा, ये आउटपुट की फाइल ओपन हो गई है। आउटपुट की फाइल के अंदर मैंने लास्ट टाइम जो आपको एमॉस सिखाया है उसके अंदर मैंने बहुत थॉरली बताया कि मॉडल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। मॉडल तो ये सारे के सारे मॉडल इंडिकेटर्स हैं। मैंने आपको मेन इंडिकेटर कितने बताए थे किसी मॉडल को देखने के लिए, वो फिट है कि नहीं है, 8 बताए थे। इसके अलावा ये बड़े बड़े हैं, AC फलाना, ये भी हैं सारे के सारे इंडिकेटर्स। मैंने आपको मेन बताए थे 8 इंडिकेटर। ठीक है, पहला इंडिकेटर बताया ना काई स्केयर। पहले मॉडल के अंदर डिफॉल्ट मॉडल हमेशा लेना है आप लोगों ने, ना सिचुएटिव मॉडल लेना, ना इंडिपेंडेंट मॉडल लेना आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने क्या लेना है? डिफॉल्ट मॉडल। इसमें ये होता है CMNI, क्या होता है? काई स्केयर को कहते हैं, काई स्केयर होता है, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और ये इसकी P की वैल्यू होती है। काई स्केयर के सामने P की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए थी, बट यहाँ क्या है? एमॉस के ऊपर सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट होता है, नॉन सिग्निफिकेंट इज सिग्निफिकेंट। ये मैंने बहुत डिटेल में लास्ट टाइम बताया हुआ है। ये पहला इंडिकेटर क्या हुआ? फेल। ये सिग्निफिकेंट है ना, इसको क्या होना चाहिए था? नॉन सिग्निफिकेंट। मॉडल 1 का इंडिकेटर फर्स्ट फेल। जब ये फेल हुआ इसका मतलब जो मॉडल अंदर चीज बनी है CFA की, जो स्ट्रक्चर बना है उसमें प्रॉब्लम है, समथिंग रॉन्ग। समथिंग रॉन्ग मीन टू से देयर इज अ लॉट ऑफ एरर्स, है ना। पॉपुलेशन का सैंपल कम होगा,
कोई एरर होगा, लोगों ने फिल करते हुए कंफ्यूज होंगे ना, लोगों के रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, कुछ भी हो सकता है, वो सारा कुछ हम रीड आउट करेंगे आज। ये बताता है बकायदा हर चीज़ को। सबसे पहले तो मॉडल देखें, मॉडल आपको बता रहा है कि यार पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, सही है। फिर उसके बाद CMNI डिवाइड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कितना आना चाहिए? 1 से 3 के दरमियान होना चाहिए। इसके अलावा कोई 4 भी कहता है, कोई 5 भी कहता है, बट जो अच्छा क्राइटेरिया है वो 1 और 3 के दरमियान होना चाहिए। ये है नो क्राइटेरिया 2 भी फिट नहीं हो रहा। क्राइटेरिया 3 नीचे वाले मॉडल्स में आ जाए, बेसलाइन कंपैरिजन। बेसलाइन कंपैरिजन में 5, ये बेसिकली 5 इंडिकेटर्स हैं। इनमें से मैंने कहा था 3 भी फिट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, डिफॉल्ट मॉडल में जाएं, ये CFI कंपैरेटिव फिट इंडेक्स है, ये कितनी होनी चाहिए? सारे के सारे कितने होने चाहिए? ये 0.9 से ज़्यादा होने चाहिए। किसके अकॉर्डिंगली? एक सेंटेंस है उसके, दूसरा है आर्म से, और आर्बिकल एक सेंटेंस है जो प्रीवियस वो कहता है, वो बहुत सख्त था, वो कहता है एमॉस के ऊपर इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.95 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो बहुत सख्त था। वो जब मॉडल फिट होता है, बाकी इसमें अगर 0.95 हो तो मॉडल बहुत ही फिट होता है। जब 0.9 हो, मर के हम पहुँचते हैं, जब एरर्स हो ना, हमारे यहाँ एरर्स, डाटा में एरर हो, हमने मेथडोलॉजी गलत यूज़ की हो, सैंपल कम लिया हो, मर के 0.9 तक पहुँचते हैं ना। तो बट आर्बिकल कहता था ये कोई स्टडी नहीं है जिसमें इतने एरर्स हों। सैंपल में एरर है आपके, रिसर्च में, मेथडोलॉजी में एरर है आपका, डाटा कलेक्शन में एरर है, रैंडम एरर है, सिस्टमैटिक एरर है, व्हाटएवर, आइटम के अंदर आइटम सही जनरेट नहीं हुए, मॉडिफिकेशन नहीं की, अडेप्टेशन नहीं की, है ना। तो फिर आप कैसे फिट कह सकते हैं चीज़ को? ये तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है वो फिट बता देता है, अच्छा रियल प्रॉब्लम तो नहीं अंदर बताता। अब ये देखिए इंडिकेटर दे रहे हैं स्टैट्स आपको कि समथिंग रॉन्ग विद योर डाटा। डेफिनेटली स्केल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वैलिडिटी का इशू है। कौन सी वैलिडिटी का? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का इशू है, समथिंग। अगले इनमें से कितने होने चाहिए? 3 भी हो जाए तो फिट है। इनमें से कोई ऐसा इंडिकेटर होता है 0.47, 0.31, कोई भी 0.9 से ज़्यादा। जब ये फिट नहीं है, 7 इंडिकेटर्स फेल हो चुके हैं हमारे, 5 ये, बाकी इसी वो नहीं बता रहा मैं आपको, सिंपल। और इसके बाद सबसे बड़ा इंडिकेटर मैंने क्या बताया? रैमसे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रूट मीन स्क्वायर एस्टीमेट, है ना। बेसिकली डिफॉल्ट मॉडल की इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.24 है। ये कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 0.08 या होनी चाहिए, या इससे लेस होनी चाहिए। इसमें 0.05 एक SPSS में थी ना, तो रैमसे की क्या होनी चाहिए? 0.08 या इससे लेस। इसके अंदर भी फेयर, मॉडरेट, वो लास्ट मैंने एमॉस के ऊपर बताया हुआ लेवल इसके ना, ठीक है। ये 0.08 नहीं, ये भी फिट नहीं। 8 के 8 इंडिकेटर फेल हुए हैं, ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये बता रहा है कि समथिंग रॉन्ग विद योर डाटा, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा इंडिकेटर एक और देख लेते हैं इसमें हर ECVI एक और इंडिकेटर, हर मॉडल के अंदर ये इंडिकेटर डिफरेंट तरह से फिट होते हैं। एक और नया इंडिकेटर आ गया आपके सामने, ECVI इज एस्टीमेट्स क्रॉस कल्चर वैलिडेशन इंडेक्स। एस्टीमेट क्रॉस कल्चर वैलिडेशन इंडेक्स, कि ये यूरोप का स्केल बना हुआ था, पाकिस्तान में अप्लाई किया आप लोगों ने। तो वैलिडेशन क्या होती है? क्रॉस कल्चर वैलिडेशन। यूरोप में एक चीज़ बनी, आप पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर जा रहे हैं ना आप लोग, क्रॉस कल्चर जा रहे हैं आप लोग दूसरे कल्चर में। क्या दूसरे कल्चर में ये वैलिड है? इसी के लिए तो CFA कर रहे हैं कि वैलिड है या नहीं है। ये एस्टीमेट बताता है। डिफॉल्ट मॉडल के सामने इसकी वैल्यू है 2.45 और इसकी लोअर एंड अपर वैल्यूज है। याद रखिएगा, अगर इसकी लोअर वैल्यू इसकी मेन वैल्यू से करीब होगी, जितनी करीब होगी उतना मॉडल फिट होगा, जितनी वो दूर जाती जाएगी उतना मॉडल खराब होगा। इसका मतलब क्रॉस कल्चर वैलिडेशन नहीं अच्छी नहीं है, वैलिडिटी अच्छी नहीं है। समथिंग रॉन्ग विद योर क्रॉस कल्चर वैलिडेशन, समथिंग रॉन्ग विद योर वर्डिंग, है ना। कोई वर्ड के अंदर इशू आपने किया है, या अडेप्टेशन नहीं की, या मॉडिफिकेशन नहीं की। आपको पता है ना, जब आप स्केल बोरो करते हैं तो उसके अंदर अडेप्टेशन के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं ना, मॉडिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। वो आपने समथिंग रॉन्ग कुछ आइटम्स के साथ। आज ये देखते हैं क्या रॉन्ग है क्या नहीं है। यहाँ आपने 9 इंडिकेटर आपने देखे, इसके अलावा भी इंडिकेटर से बड़ा है। जब 9 इंडिकेटर देखे, 9 के 9 फेल हो गए हैं, वो बता रहे हैं आपका मॉडल अनफिट है। जब तक ये मॉडल फिट नहीं होगा तो अंदर जो आइटम का स्ट्रक्चर है वो मीनिंगलेस है।
इसको मॉडल को फिट करना है। पहले अंदर वाले को स्ट्रक्चर को देखते हैं जाके हुआ क्या, क्यों इसको ये कह रहा है कि अनफिट है, ऐसा ही है ना। तो उसके लिए अंदर वाले मॉडल को देखना पड़ेगा। अंदर वाला मॉडल क्या है, ये है एस्टीमेट। क्या है ये? इससे पहले मैं पिक्स दिखा दूंगा आप लोगों को। वेट माउस की पिक्स, ये माउस की पिक्स थी। जब इसको मैं रन किया तो ये ओपन हो गया। पिक्स के ऊपर मैंने वेरिएबल्स की वैल्यू ऐड कर दी। किसकी की है? यहाँ अनस्टैंडर्डाइज की देखनी हो तो बीटा की बी की वैल्यू है, और ये किसकी है? बीटा। बीटा इज द स्टैंडर्डाइज वैल्यू। इसको मैं क्लिक करता हूँ, स्टैंडर्डाइज को क्लिक करता हूँ, ये स्टैंडर्डाइज वैल्यूज आ गई हैं हर एक की। हर आइटम का रोल बता रहा है। इमेजिन करें कि आपके ग्रुप में से 5 बच्चे जल्दी से उठ के आए, 5 बच्चे, ये 5 आइटम है ना, एक सब स्केल का पार्ट। ये 5 बच्चे उठ के ग्रुप में आए। मैं इनको एक असाइनमेंट देता हूँ कि आपने ग्रुप असाइनमेंट बनानी है 5 बच्चों ने। 5 बच्चों में से एक बच्चा जो है ना फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, एक बच्चा काम नहीं करता, 4 बच्चे काम कर रहे हैं, एक बच्चा जो है वो बेसिकली एरर है, उसका रोल 0 है। आपके 5 बच्चों में से कोई बच्चा जो होगा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा असाइनमेंट बनाने में, फिर दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा कर ही नहीं रहा होगा। यहाँ इसी तरह आइटम के ऊपर ये रोल बताता है सब स्केल को बनाने में। बैठ जाए, सब स्केल को बनाने में रोल बता रहा है। आइटम नंबर 5 है, ये पहला कौन सा आइटम नंबर था? यहाँ 3। आइटम नंबर 3 है, ये प्रेडिक्ट कर रहा है किसको? इस लोडिंग हो रहा है, कहते हैं स्केल के ऊपर लोडिंग, इसके लोडिंग कहते हैं बेसिकली। लोड का मतलब क्या है? आप सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं इसका रोल है। क्या रोल है इस आइटम का? ये आइटम नंबर 3 है, इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है? यानी ग्रुप के अंदर असाइनमेंट दी थी, ग्रुप के तीसरे मेंबर की कितनी कंट्रीब्यूशन है? 0.66। इसका मतलब है 66% रोल है इसका इस चीज को बनाने में, कंट्रीब्यूशन में इसका। और दूसरे का रोल कितना है? 5 नंबर आइटम का क्या है? -0.03। कुछ ग्रुप में ऐसे लोग भी होते हैं जो वेलियां खाते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं ना, तो वेलियां खाने वाले लोग होते ही नहीं है बेसिकली, दोस्त या फ्रेंडशिप के नाम पे हम उनका नाम दे देते हैं ना। उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है? 0। तो यहाँ कह रहा है कि 0 कंट्रीब्यूशन है इस बंदे की, और 7 माइनस में है। ये सिर्फ काम नहीं कर रहा, 7 बगाड़ भी रहा है। यानी काम भी नहीं करना और 7 उल्टे मशवरे दे के असाइनमेंट को खराब कर रहा है ना। तो दिस इज द नेगेटिव रोल। नेगेटिव का मतलब ये होता है इसकी कंट्रीब्यूशन भी 0 है और बगाड़ भी रहा है। इसी तरह इस आइटम का रोल इस सब स्केल को बनाने में कितना है? पॉजिटिव सिम्टम का मतलब है, पॉजिटिव मूड स्विंग का मतलब है कि ये क्लिनिकल के सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम 66% है, ये सिम्टम कितनी है? -0.03। इसका मतलब है कि ये सिम्टम मिलके बनाती है, ये वाला सब स्केल मूड स्विंग का बताता है कि है कि नहीं है। वो कह रहा है कि ये सिम्टम है ही नहीं स्केल की, ये सिम्टम किसी दूसरे डिसऑर्डर्स की है, कंफर्म नहीं हो रही, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं। और माइनस में है, माइनस वाला आइटम जो होता है, सुन लें, जिसके ऊपर बीटा माइनस में आ जाए उसका मतलब होता है ये आइटम सही नहीं है, दूसरे वर्ड्स में फिट, इसकी लोडिंग 0 है, ये आइटम इसमें फिट, इस आइटम को निकालना है। अब इसके बारे में 2 थ्योरीज हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं इसको निकाले मत, कुछ लोग कहते हैं इसको निकाल दो, आइटम को, जो नेगेटिव लोड होता है इसको CFA में निकाल दो तो मॉडल खुद ब खुद इंप्रूव हो जाए। अभी मॉडल अनफिट है ना, यही बता रहा था मॉडल कि अनफिट है। तो यहाँ पहला इशू आ गया, माइनस के ऊपर पहला इशू है। इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग विद दिस आइटम्स, जो हमारा मॉडल फिट नहीं हो रहा था। यहाँ ये कह रहा है कि जो नेगेटिव चीज़ है वो हमेशा इसका पार्ट, ये इसका स्केल, ये आइटम इसका नहीं है, इसको निकाल दो। कुछ लोग कहते हैं हम जांच चढ़ाते हैं, इस आइटम को निकाल देते हैं। आइटम को निकालने के लिए बहुत बड़ी लॉजिक चाहिए होती है, थ्योरी चाहिए होती है, जबकि लेटेस्ट साइंसेस कहते हैं नहीं, ऐसा मत करें, आइटम को निकालने नहीं, आइटम को निकालने के लिए CFA का कोई रोल। हाँ, इसको आप ये कहते हैं कि इस आइटम को रिटेन रखें और बता दें कि ये आइटम एप्लीकेबल या सेंसिटिव है इस कल्चर के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तानी कल्चर है या इंडियन वट एवर जो भी कल्चर है, वहाँ UK में ऐसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के स्केल बने हुए हैं, वहाँ लोगों को प्राइमरी लेवल के ऊपर सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है, ऐसा ही है ना, 5th लेवल में पढ़ाया जाता है। जबकि पाकिस्तान में आप लोगों को लास्ट BSc डिग्री तक आपको कुछ एक्सपोजर होता है, बट हिडन होता है, अपनी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। जब स्केल के अंदर आपसे वो डायरेक्टली पूछा जाए क्वेश्चन तो आप एम्बैरस फील करते हैं, आप इंफॉर्मेशन को
कंसील कर रहे होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या पूछ रहा है, सेंसिटिव हो जाते हैं ना आप लोग। मे बी मेल उसका जवाब दे दें, फीमेल उसका जवाब सेंसिटिव होगी। सेंसिटिव मीन तुझे कंसील कर लिया इंफॉर्मेशन को, कंफ्यूज हो गए हैं, कभी नाम ही नहीं सुना था इस चीज़ का, है ना। तो ये आइटम क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव आइटम है। इसका मतलब है कि इसका रोल नहीं है, लोग कंफ्यूज हो गए हैं, इस आइटम में कुछ समथिंग रॉन्ग, ये आइटम इसका पार्ट नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर, इस सैंपल के ऊपर जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको रखो, इसको कह दो सेंसिटिव आइटम है, आने वालों को फ्यूचर में कहो डिस्कशन के ऊपर ये सेंसिटिव आइटम है, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए पहले इसकी वर्डिंग को थोड़ा सा मोल्ड, आई मीन टू से अडेप्ट करें इसको, ठीक है, मॉडिफाई करें, ठीक है, इसको रखो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर इसको निकालना है तो फिर दोबारा डाटा कलेक्ट करो इसी सैंपल से बड़ा डाटा, और दोबारा EFA रन करो। EFA के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो पाकिस्तानी कल्चर के लिए वो नया स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। अब आ गया इसका रोल कितना है, तीसरी आइटम का 0.71, ये ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। किसका सबसे ज़्यादा रोल है, आइटम नंबर 9 का 0.87, यानी ग्रुप के 5 मेंबर थे, 5 में से जो ग्रुप का चौथा मेंबर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। उससे कम कौन कर रहा है, 7 वाला। उससे कम कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 66 वाला, है ना। ये सबका रोल भी बता रहा है और लीस्ट रोल भी बता रहा है, इसका रोल नहीं है। क्लियर। इसका मतलब इस आइटम को समथिंग, ये जो माइनस में है ना, ये प्रॉब्लमेटिक आइटम्स हैं, इनको डील करना ज़रूरी है। इसको निकाल देंगे तो मॉडल इंप्रूव हो जाएगा, मगर निकालना नहीं है लेटर साइंस में, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। फिर दूसरे सब स्केल के अंदर देखिए सारे आइटम पॉजिटिव हैं, सारे आइटम पॉजिटिव हैं। सारे आइटम पॉजिटिव हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। पॉजिटिव चीज़ है ना, डेफिनेटली पॉजिटिव का मतलब इनका रोल है, किसी का कम है या ज़्यादा, वट एवर, रोल तो है ना, छोटा हो या बड़ा, रोल तो रोल होता है इस चीज़ को बनाने में। क्लियर। आ जाए अब इनकी रियलिटी के पीछे, इसके पीछे लॉजिक है, P की वैल्यू का रोल, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। P की वैल्यू नेगेटिव B हो तो आप रिटेन कर सकते हैं, नेगेटिव B हो बट P वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट हो तो फिर तो ऑप्शन बनता ही नहीं है उसको रखने का, वो लॉजिक सीखते हैं। क्लियर। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का रोल समझ आ गया। इसे कहते हैं लोडिंग, इसे क्या कहते हैं, जिसे बीटा आप प्रिडिक्शन भी कह रहे थे, ऐसे ही है ना। हर आइटम की लोडिंग बता रहा है, स्केल को बनाने में रोल बता रहा है, और नेगेटिव रोल वाला एक्सेप्टेबल। अभी देखिए मॉडल अनफिट था ना हमारा, इसीलिए। आगे इसका एस्टीमेट पढ़ते हैं, मैंने आपको एस्टीमेट पढ़ने का बताया था, यहाँ यही चीज़ को दोबारा थॉरोली देखते हैं। अगर आपने बॉस मेरा लास्ट में देखा हो तो ये दो चीज़ें थी, ये था ये एस्टिमेशन है, अनस्टैंडर्डाइज B था जो मैंने लास्ट में बहुत थॉरोली बताया था, ये स्टैंडर्ड एरर है, ये क्रिटिकल वैल्यू है 1.96 से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे ही था ना। फिर P खुद ब खुद इसको रिमूव करते हुए P देखें आप, और ये देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू की यहाँ प्लेस हो जाएगी, स्टैंडर्ड बीटा है। अब हर आइटम का रोल ये रियल में बता रहा है। इस आइटम का, आइटम 3 का PA को बनाने में कितना रोल है, 0.65, जो डेसिमल में चेंज करना 0.66 आ जाता है ना। और इसका कितना है, -0.02, अगर डेसिमल में चेंज करें तो 3 बन जाता है। ये इसको क्या कर रहा है, खराब कर रहा है इस आइटम की वैलिडिटी को, यही खराब कर रहा है ना, समथिंग रॉन्ग विद दिस आइटम, ये खराब कर रहा है। तो पूरा स्केल की वैलिडिटी यानी कि क्वेश्चनेबल हो गई है, वैलिडिटी नहीं होगी। अगर इस आइटम को आप अभी रिलायबिलिटी निकालनी, 5 आइटम को प्लस करेंगे आइटम को तो रिलायबिलिटी निकलेगी ना। रिलायबिलिटी में स्केल में जाके रिलायबिलिटी निकालनी होती है, क्रॉनबैक अल्फा रिलायबिलिटी या कॉदर डिचरसन निकालनी होती है। आप इस आइटम को इंक्लूड करके रिलायबिलिटी निकालेंगे तो डिक्लाइन कर जाएगी आपकी रिलायबिलिटी, इसको निकाल के रिलायबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा होगी। आप कहते हैं ना समटाइम लास्ट टाइम कि हमारे, मैंने आपको बताया था रिलायबिलिटी किसके ऊपर मैटर करती है, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर किसके ऊपर मैटर करता है, सैंपल के ऊपर। सैंपल जितना ज़्यादा होगा उतना, और होमोजीनियस होगा उतना एरर कम होगा, एरर कम होगा तो क्या होगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ आइटम ही सही नहीं है तो रिलायबिलिटी क्या होगी, ख़राब होगी ना। इसके बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं कि रिलायबिलिटी क्यों ख़राब हो रही है। यहाँ देखिएगा जब वैलिडिटी सही नहीं है तो रिलायबिलिटी भी ख़राब होगी। क्लियर। तो रिलायबिलिटी खराब होगी तो जो एनालिसिस आप करने जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चनेबल हो जाएंगे। ऐसा ही ना टाइप एरर 1 एंड टाइप एरर 2। अब इसके साथ देखिएगा, इसको यही है, ये अनस्टैंडर्डाइज बीटा है ना, इसका ये वाली वैल्यूज है 0.3 समझ लीजिए। इसके साथ ये देखो P वैल्यू क्या है, पॉइंट, इसको उठा के यहाँ पेश कर दें CL की जगह तो ये आ जाएगा ना सामने। ये नेगेटिव आइटम है, इसकी वैल्यू क्या है, P नॉन सिग्निफिकेंट। याद रखिएगा जब नेगेटिव आइटम की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो
इसका मतलब ये होता है ये नेगेटिव भी है, साथ वाकई ही प्रॉब्लमेटिक आइटम है, इसको निकाल दो स्केल में से। अगर नेगेटिव आइटम हो, उसकी पी की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो, यहाँ नॉन सिग्निफिकेंट है ना, अगर यहाँ सिग्निफिकेंट हो इसका मतलब वाकई ही आइटम में प्रॉब्लम है, इसको निकालना पड़ेगा हमें अगर पी सिग्निफिकेंट होता। अगर नेगेटिव आइटम है, पी सिग्निफिकेंट नहीं, इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग विद दिस आइटम, बट किस लेवल का है, कोई वर्डिंग के अंदर इश्यूज है। हमने मॉडिफिकेशन और एडेप्टेशन की थी, जहाँ सेंस चेंज की थी ना इसकी, या सेंस वही रखी थी, वर्ड चेंज किए थे, उसका मतलब हमसे कोई वर्ड हिट हुआ है, ऐसा मिस हो गया है, वर्ड के अंदर इशू है, इसके वर्ड को सही करो तो ये आइटम सही हो जाएगा। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको मॉडिफिकेशन एडेप्टेशन सिखाया था ना, तो उसमें वर्ड्स का रोल था सेंटेंस को बनाने का। इसका मतलब है इसके सेंटेंस को सही करो तो आइटम खुद ब खुद कोई बड़ा इशू नहीं। अगर ये सिग्निफिकेंट आ जाता तो इसका मतलब है इस आइटम के साथ इशू है, इसको निकाल लें। क्लियर? और पी ये सारे पॉजिटिव हैं, इनका तो मसला ही कोई नहीं है, बट एक आइटम नंबर 4 नेगेटिव में, ये इसकी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट आ गई है तो पॉजिटिव बट नॉन सिग्निफिकेंट, इसका मतलब है पॉजिटिव है ना, बेशक पी सिग्निफिकेंट हो या नॉन सिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है इसकी वर्डिंग के अंदर इशू है, लोगों को समझ नहीं आ रही है, लोग कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा ही है ना, पी से नॉन, सबका पी सिग्निफिकेंट होना चाहिए हर आइटम का। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ डिफाइन नेगेटिव के, पॉजिटिव होने चाहिए सारे, और साथ पी सिग्निफिकेंट अगर नहीं होता, जिसका पी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसका मतलब वर्ड के अंदर इशू है, उस आइटम के अंदर इशू है। जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे जाके इस आइटम की, इसमें कोई ना कोई इशू होगा जो लोगों को हर्ट कर रहा होगा, जो लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। ये होता है CFA। अब आपने उसने देखा मॉडल, मैंने आपको बताया था, मॉडल के अंदर उसने बताया था ना कि समथिंग रॉन्ग विद योर स्केल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ इशू है ना। एक तो आइटम नंबर 5 प्रॉब्लमेटिक है, नेगेटिव है, दूसरा आइटम नंबर 4 इसमें कोई इशू है। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये स्ट्रक्चर, और पाकिस्तानी और इंडियन क्या करते हैं, कहते हैं जिसके साथ इशू है इसको निकाल देते हैं हम लोग, हम इसके भी 4 आइटम कर लेते हैं, इसके भी 4 आइटम कर लेते हैं ना, जान ही छुट गई, करना ही कुछ नहीं पड़ेगा, हम लोग इसी तरह करते हैं। ऐसा नहीं होता, साइंस है, साइंस आपको बता रही है, गाइड करी। मुझे स्टैट्स नहीं आती, मैं एज ए लेमैन आपको समझा रहा हूँ कि स्टैट्स के अंदर ये इश्यूज़ क्या हैं। ये इशू बहुत बड़ा इशू है, आपका स्केल वैलिड नहीं होगा तो इसका मतलब क्वेश्चनेबल है। जब क्वेश्चनेबल है तो रिलायबिलिटी भी क्वेश्चनेबल होगी। रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल है तो जो आप एनालिसिस करने जा रहे हैं PhD के या किसी भी चीज़ के जिसके वेरिएबल्स के साथ, एक स्केल खराब है इसका मतलब सिस्टमैटिक एरर आपके, अगर स्केल में प्रॉब्लम हो तो सिस्टमैटिक एरर होता है, अगर आपके इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो, ठीक है, या पर्सनैलिटी के साथ प्रॉब्लम हो तो रैंडम एरर होता है। अगर आपकी स्टडी में सिस्टमैटिक एरर है तो फिर क्या हो गया, सारा कुछ ही गलत हो गया, आपके बाकी स्केल सारे ही सही हों, एक स्केल गलत, उसकी कोरिलेशन देख लें दूसरे के साथ, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो होगी सही, नो क्वेश्चनेबल होगी ना, सारे रिजल्ट्स क्वेश्चनेबल हो जाएंगे। दिस इज बेसिकली CFA। आप याद रखिएगा, हम इसको इस तरह रिपोर्ट कर देते हैं अपनी जान छुड़वाने के लिए, बट ये एक ऑथेंटिक वे नहीं है। आप इसको क्या करें, इसको रिपोर्टिंग से पहले, रिपोर्ट करना बहुत आसान है, इसको रिपोर्टिंग से पहले आपने क्या करना है, इसमें मसले को हल करना है। इस मसले का हल कहाँ है, मेरे पास तो इतना दिमाग नहीं है और आपके पास भी नहीं, हज़ारों वेरिएबल हैं जो थ्रेड माने जाते हैं वैलिडिटी के लिए और रिलायबिलिटी के, हज़ारों वेरिएबल्स है ना, वो मुझे नहीं पता स्टडी में कितने हुए कितने नहीं हुए। मैं इससे सजेशन लेता हूँ, इसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, मैं सॉफ्टवेयर को हुक्म देता हूँ या ऑर्डर देता हूँ कि यार मेहरबानी कर, मैं आगे फंसा हूँ PhD में, मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। सम टाइम आपके साथ PhD में सारे दोस्त भाग जाते हैं, जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो आपका सबसे बड़ा दोस्त क्या होता है, ये, इसको कमांड दें कि मुझे बताए इसका मसले का हल क्या करूं। इसका मसले का हल करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, कमांड देनी पड़ेगी इसको कंप्यूटर को, वो कमांड होगी, इसको अनडू करें, यहाँ आउटपुट पे जाएं, दोबारा एनालिसिस करें, आउटपुट पे जाके एक बटन है नीचे मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा, किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहा अभी। मैं कहता हूँ कि मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस यानी मॉडल को इम्प्रूव कर दे, मेरे मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए मुझे कुछ सजेशन दे कि मॉडल फिट हो जाए। मॉडल फिट होगा तो जो एस्टीमेट आए हुए वो रिपोर्ट करूँगा, वो भी तब तक रिपोर्ट नहीं कर सकते जब तक आपका मॉडल फिट नहीं है। ऐसा ही है ना, मैं मॉडल मॉडिफिकेशन का ऑप्शन इससे मांगता हूँ, जबकि मल्टीपल मेडिशन में हमने खुद मॉडल को इम्प्रूव किया था अपने दिमाग से, ऐसा ही था ना, मॉडल मॉडिफिकेशन का ऑप्शन था, नो, यहाँ मॉडल मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है। इंडेक्सेस क्या होती है, जो बीटा की वैल्यूज आ रही है ना, उनको इम्प्रूव करने का ऑप्शन
क्लिक करें और नाइल से दोबारा रन करें। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, रन किया, रन करने के बाद ये आउटपुट आ गई। इस आउटपुट में ये देखें पहले ये नहीं था, इस आउटपुट में ये नहीं था, मॉडिफिकेशन डेक्सेस नहीं थी, बाकी सारी चीजें वही है। एस्टीमेट देखें वही है, मॉडल फिट वही है, 12 है, 12 है, 12.4 वही चीजें हैं सारी, कोई चीज इंप्रूव नहीं हुई। सिर्फ एक चीज नहीं आई है इसमें, मॉडल मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस, मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस आई है। इंडेक्सेस क्या होती है? ये इंडेक्सेस है, रिलेशनशिप। अब ये हमें एक रूल बताएगा, सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। मैंने आपको कहा था स्टैट्स नहीं आती मुझे, ये बता रहा सम टाइम अगर आपने स्केल पढ़ा हो तो स्केल में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर आपने पढ़ा हो, जिसे साइकोमेट्रिक के नाम से भी जाना जाता है, उसमें बताया जाता है अच्छी आइटम की कैरेक्टरिस्टिक। अच्छी आइटम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? अच्छा आइटम सिंपल होना चाहिए, जिसे पार्सिमोनस कहते हैं, है ना। अच्छी आइटम में रिपीटेड वर्ड नहीं होने चाहिए, डबल लोडेड नहीं होना चाहिए, डबल बैरल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी स्टेटमेंट। ये पढ़े थे ना रूल्स, तो उनमें से एक रूल था कि आपका आइटम जो है ना रिपीटेड नहीं होना चाहिए। बार बार एक कॉन्सेप्ट को मोल्ड करके आप पूछे ना। जब बार बार क्वेश्चन को पूछेंगे तो क्वेश्चन तो एक ही, एक बार जब आपने ट्रेड्स पूछ लिया कि तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हें रात को नींद नहीं आती, ऊपर भी पूछ रहे हो नीचे भी पूछते जा रहे हो, वो कंफ्यूज होता जा रहा है। जितना आप पूछते जा रहे हो, कंफर्म भी कर रहे हो, साथ साथ स्टेटमेंट चेंज करके उसे पूछते जा रहे हो, कंफ्यूज होता जा रहा है ना। तो इसकी वजह से सम टाइम एरर आ जाता है। तो ये जो है ये कोवेरिएंस ड्रॉ करने को कह रहा है। क्या कोवेरिएंस किसमें? अब जो आइटम एक जैसे होंगे, जब आइटम एक जैसे होते हैं तो उनका एरर आ जाता है आपस में। ऐसा ही होता है ना, एक ही कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हो तो एरर आ जाता है ना। उस एरर को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। वो एरर होता नहीं है, बट इसको कंट्रोल करने के लिए ये मान लेता है उसको। अब ये बताएगा कि कुछ आइटम ऐसे हैं जो सिमिलर आइटम्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस है, जिनमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है। उन आइटम के ऊपर अगर कोवेरिएंस ड्रॉ कर दो तो एरर कंट्रोल हो जाएगा। एरर कंट्रोल हो जाएगा तो आपका मॉडल इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा ही है ना। वो क्या कह रहा हूँ, ये है मॉडल मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस, क्या है 0.988, और ये है पर चेंज। ये क्या कह रहा है सुन लीजिएगा। ये मैं पहले इसको रेसिडुअल को एक्सप्लेन कर दूं। 7 का 8 के साथ, 7 का 8 के साथ ये रेसिडुअल लगाया आप लोगों ने। 7 का 8 के साथ क्या है, आपस में रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से एरर क्रिएट हो रहा है। अगर इस एरर को, अगर इनमें कोवेरिएंस ड्रॉ कर दिया आइटम नंबर 7 में और 8 में, तो इतने परसेंट क्या आएगा, चेंज आएगा, 10% चेंज आएगा, और वो पॉजिटिव होगा। वो कितना चेंज लाएगा, 0.19% आपके मॉडल इंप्रूव हो जाएगा। ये मॉडल इंप्रूव बता रहा है, ये चेंज बता रहा है। ये अगर नेगेटिव चेंज हो तो मॉडल खराब हो जाएगा। अगर ये वैल्यू ड्रॉ कर दी हमने तो क्या हो जाएगा, मॉडल 1.7% खराब हो जाएगा, और ज़्यादा मॉडल अनफिट हो जाएगा। और यहाँ अगर हमने ये ड्रॉ किया तो मॉडल इंप्रूव हो जाएगा। ये पॉजिटिव इंडिकेटर, जिसमें पॉजिटिव है वो मॉडल। और इसको करते ऐसे हैं, ये कोवेरिएंस सारे ड्रॉ नहीं करते, इसके पीछे भी थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं 2 करें, बस 2 वेरिएंस ड्रॉ करें, इससे ज़्यादा वेरिएंस ड्रॉ ना करें। उसके बाद भी मॉडल अनफिट है तो कोई मसला नहीं है, आपका कुछ ना कुछ मॉडल इंप्रूव हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पाकिस्तानियों की तरह इंडियन की अप्रोचेस के साथ कहते हैं सब कुछ कर दो, मॉडल इंप्रूव होना चाहिए बाकी छोड़ो, है ना। इसका मतलब होता है कि हम लोग सारे के सारे ड्रॉ कर देते हैं। उसमें सैंपल मैंने आपको बताया था ना कि सैंपल हज़ारों में होना चाहिए, 500 में होना चाहिए। जब आपका सैंपल कम होता है तो मॉडल फिट नहीं होता। अगर 500 या 1000 में हो तो फिर मॉडल फिट होता है। और ये जो वेरिएबल्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें देखना आपने स्लाइड में सबसे ज़्यादा ऐसा वेरिएबल बताएं जो कोवेरिएंस डार्क है, कौन सा है? 31, 38 E2 और E6 का जो आइटम्स हैं ये एक जैसे लग रहे हैं, इनकी वजह से एरर क्रिएट हो रहा है। कितने परसेंट एरर हो रहा है, और इसकी इंप्रूवमेंट कितनी आएगी, 30। ऐसे ही आएगी ना। यानी अगर इसके ऊपर मैं कोवेरिएंस ड्रॉ कर दूं तो मेरा मॉडल कितना इंप्रूव हो जाएगा, 0.30% एरर कंट्रोल हो जाएगा मेरे मॉडल के अंदर। चलो करके देखते हैं क्या है ये 2 वर्सेस 6। और ये मैं से पहले आपको मॉडल दिखा दूं। मॉडल क्या है, ये वाला मॉडल देखें, 12.68 है, 12.68 है। काई स्क्वायर ये है, CFI ये देखिए वैल्यूज, ये खुद ब खुद इंप्रूव होंगी जब मैं ये ड्रॉ करूंगा। क्या था, इसको अनडू करें, यहाँ से अनडू किया। अब अनडू करने के बाद कोवेरिएंस को पकड़ें, कौन सा था, E2 E6
सर E2 है E2 एंड E6 6 ये कोवेरिएंस ड्रॉ कर दिया मैंने। कोवेरिएंस का मतलब है कि ये जो दो आइटम्स है ना, आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 6 एक ही कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं। इनकी वजह से एरर आ रहा है। एरर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया मैंने, कोवेरिएंस ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब इसको मैं क्लिक करूंगा, देखते हैं मॉडल इंप्रूव होता है कि नहीं होता। एस्टीमेट मैंने इसको ड्रॉ करने के बाद ये एस्टीमेट यहाँ आ गया मेरा। मॉडल फिट देखें, यस 10 पे आ गया। ये 10 आ गया 12 से, और ये देखें 546 था ना, 0.54 और इम्प्रूव हो गया। यस सर सॉलिड। इसका मतलब कोवेरिएंस ड्रॉ किया, ये इम्प्रूव हो रहे हैं, ये डिक्लाइन कर रहा है। ये 1 और 3 के दरमियान होना चाहिए, ये कितना चाहिए 0.9 से ज़्यादा होने चाहिए, और M से 0.08 से। इनमें से 3 इंडिकेटर भी सिग्निफिकेंट हो जाए तो आपका मॉडल जो होता है फिट हो जाता है पार्सिमोनस, अगर सैंपल कम ना हो तो। क्लियर? आज अगला वेरिएंस ड्रॉ करते हैं। अगला वेरिएंस देखें, मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस में जाएं। अब अगला बताएं कौन सा ऐसा वेरिएबल है। सर वो 20 देखिए सबसे ज़्यादा वेरिएंस किसमें है। हां 22 सर 27 E9 22 यस सर 22 E7 and E9 E7 E9 अब देखें मॉडल 9 पे आ गया, वो 6 यानी जैसे जैसे मैं कोवेरिएंस ड्रॉ करता। अब रोला ये है, अगर आपका सैंपल कुछ सेंटेंस कहते हैं 2 से ज़्यादा ये ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ लोग कहते हैं 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ लोग कहते हैं नहीं जितना मर्जी कर लो, जब तक मॉडल इंप्रूव ना हो तब तक इन कोवेरिएंस को ड्रॉ करते हो। जितने कोवेरिएंस पॉजिटिव है ना, जिनका आउटकम, उनको सबको ड्रॉ कर लो, मॉडल आपका इंप्रूव हो जाएगा। फिर मॉडल मॉडिफिकेशन को रिपोर्ट करना पड़ता है कि पहले मेरी मॉडल मॉडिफिकेशन कितनी थी, फिर कितनी हुई इंप्रूव करने के बाद। अब याद रखिएगा आप किसको फॉलो कर रहे हैं, लेटेस्ट को फॉलो कर रहे हैं या ओल्ड को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडिशनल कहते हैं जितने मर्जी कर लो, और जबकि लेटेस्ट कहते हैं नहीं दो कोवेरिएंस के बाद भी इंप्रूव ना हो, इसका मतलब है कि आपके सैंपल के साथ इशू है, आपका सैंपल बहुत कम है, सैंपल को बढ़ाएं। ठीक है, जब सैंपल बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद एरर कंट्रोल हो जाएगा। आप मुझे बताएं, एक बार में करते हैं सारे के सारे, हम कहते हैं पाकिस्तानी की अप्रोच बार बार एक बार ही करते हैं हम लोग। अब आप नंबर मुझे बताइएगा जहां जहां इंप्रूव करना है। और एक चीज और है, ये एक ऊपर आ रहा है, आप हमेशा रेसिडुअल के साथ कोवेरिएंस ड्रॉ करते हैं। रेसिडुअल क्या होती है, एरर ई वाले। ये आया हुआ E8 एंड PA। PA क्या है, स्केल आपका ओवरऑल, और ये क्या है E8। जब ये एरर आए तो समझ लीजिएगा इसका मतलब होता है कि आपकी मेथोडोलॉजी के साथ एरर है। हम इनको कभी भी कोवेरिएंस ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओवरऑल है और वो एक आइटम का रेसिडुअल है। इसका मतलब होता है कि आपने जब मेथोडोलॉजी अप्लाई की थी, समथिंग रॉन्ग विद योर मेथोडोलॉजी, सैंपल या सैंपल कलेक्शन के अंदर कुछ इश्यूज हैं जो आपसे कैटर। ठीक है, इसका मतलब आपकी मेथोडोलॉजी के अंदर बहुत बड़े इश्यूज हैं जो आपको पता ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है थ्योरी की, है ना। तो इसको कभी भी ड्रॉ, आपने किसको ड्रॉ करना है, कोवेरिएंस ई वाला ऑप्शन, रेसिडुअल के साथ। अब मुझे बताते हैं पॉजिटिव कौन सा है, सबसे पहले बताते हैं, सबको करना है। ये नेगेटिव वाले को नहीं करना, नेगेटिव वाला खराब करेगा। अगर ये कोवेरिएंस ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या करेगा, मॉडल को इतना खराब करेगा। E5 लिखते जाएं, वहां आए, पहला बताएं किसका पॉजिटिव है, E5 E7 5 एंड 7 इंप्रूवमेंट है। अगला कौन सा है, ये वाला नहीं करना, E4 E10 4 एंड 10 और 4 9 4 9 4 7 ये वाला नहीं करना। ये वाला क्या है, 4 6 4 6 4 3 7 3 7 3 5 3 5 2 9 2 9 2 8 2 8 2 5 2 5 1 9 1 9 बस सर 1 4 1 4 1 2। ये देखिए हमने सारे पॉसिबल कोवेरिएंस ड्रॉ कर लिए। लेटेस्ट साइंस कहती है ऐसा नहीं करना, सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपकी मेथोडोलॉजी के अंदर एरर है। वो ऑलरेडी मैं बता रहा है हमारी मेथोडोलॉजी के अंदर एरर है। मेरा सैंपल ऐसा था जिसके ऊपर साइकोटिक के सिम्टम जो मिक्स हो रहे थे। टोनाइटिस का सैंपल, ऐसे लोग जिनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, डिजीज़ में है, वो जब फिल कर रहे थे स्केल में भी उन्होंने फिल सही तरह से ना किया हो। मैंने कोशिश तो अपनी तरफ से फुल की है ना, उनको समझ आ जाए, बट
जिस बंदे को पेन हो, इमेजिन करें कैंसर में हो और वो पेन में हो, अगर आप उसे कहें स्केल फिल करो, वो कह तो देगा आपको वॉलंटियर के मैं कर दूंगा यार, बट जिस बंदे को पेन फील हो रही है, अच्छा फील नहीं कर रहा, मूड खराब है, वो जो स्केल के आंसर देगा वो क्या होंगे, वो रिलायबल नहीं होंगे। दिस इज वन टाइप ऑफ द एरर, जिसे एक्सपीरियंस वेरिएबल कहते हैं ना हम लोग, है ना। तो वो वन काइंड। अब इसको हम इसलिए लगा रहे हैं, अपने आप को सेव कर रहे हैं। ये मैं रिकमेंड नहीं करता मेथड, मैं रिकमेंडेड करता हूँ लेटेस्ट मेथड, 2 से ज़्यादा कोवेरियंस नहीं होने चाहिए। क्लियर। अगर आपको ज़्यादा इशू है इसके ऊपर, आप सीधा EFA पे चले जाएं। अगर ये एप्लीकेबल नहीं है पाकिस्तान में आइटम निकालना, सीधा EFA कर ले। ऐसा नहीं है कि आप CFA करेंगे, EFA कर लें, सीधा सीधा नया स्ट्रक्चर बना लें। अब ड्रॉ करते हैं इनको, बताएं कौन कौन सा एरर है। 5 पहले ऊपर से बताओ बेटा। 5 7 1 9 एकदम 5 7 पहले बोल के 5 7 4 10 अगला बोलो उसी को। 1 1 2 1 2 1 4 1 4 1 9 1 9 अगला 2 5 2 5 2 8 2 8 2 9 2 9 9 3 5 3 5 3 7 3 7 4 6 4 6 4 7 4 7 4 9 4 9 4 10 4 10 10 आगे बस बस 5 7 5 7 आगे 5 7 हो गया। आगे डन। रन करें। रन करने के बाद ये मॉडल देखें। मे बी अगर हमारा सैंपल बहुत कम है, अभी भी मैंने आपको कहा था मोस्टली 500 से ऊपर जाए। आप देखें अब करीब आ गया है, ये मूव कर दूं ये वाला सारे के सारे ना। अब देखें CFI थोड़ा सा करीब आ गया है, 0.9 के करीब आने में मॉडल कितना इंप्रूव हो गया ना। ये सारे के सारे इंडिकेटर देखें, ये देखें। अब एक बार थोड़ा सा और करते हैं, सिचुएशन लेते हैं, कोई रह तो नहीं गया। मॉडल मॉडिफिकेशन इंडेक्स देखो अभी रहती है, कौन कौन सा रहता है। 7 8 ये वाला है ना, 5 8 5 8 4 8 4 8 नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव है, 1 8 नेगेटिव है। 1 8 1 इसको करके देखते हैं दोबारा, ये कुछ ना कुछ सजेशन देता जा रहा है ना। क्या है बताएं। 7 8 7 8 7 5 8 5 8 yes sir आगे 1 5 1 5 1 8 1 8 ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे। दोबारा रन करें, मॉडल देखें, मॉडल यहाँ आ गया नीचे। सर अब तो हो जाएगा अगेन 4 ये कितना हो जाइए 1 और 3 के दरमियान ये 3 इंडिकेटर हो गए हैं, 3 इंडिकेटर हो गए। इट्स मीन CFI IFI NFI। इसका मतलब है कि समथिंग आपका थोड़ा सा मॉडल इंप्रूव हो गया, बट इसमें रैमसे का प्रॉब्लम है। जब तक ये चीज़ इंप्रूव नहीं होगी, ये चीज़ रैम से नीचे इंप्रूव नहीं होगा। अभी देखते कोई रह तो नहीं गया, कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन रह तो नहीं गया। मॉडल इंडेक्सेस में देखिए, मॉडल इंडेक्सेस में सारे हो गए, उसने कहा मैंने सब पॉसिबल कर दिया, इसके बाद भी मॉडल इंप्रूव नहीं होगा। मॉडल मॉडिफिकेशन नहीं हुई। इसका मतलब है कि इसमें जाएं, मॉडल फिट में दोबारा रैम से देखें, रैम से देखें पॉइंट 0.08 नहीं है, अगेन इससे नीचे नहीं, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग। देखो हमने कोशिश की हर तरफ पॉसिबल, इसके बाद भी एरर है, इसका मतलब उसने खुद गाइड किया मेथोडोलॉजी के अंदर एरर है, सैंपल कम है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इशू जो हमने इग्नोर कर दिए हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों में या जितने भी एशियन कंट्री है, इसमें रिसर्च में मेथोडोलॉजी में बहुत वीक है, जबकि यूरोप वाले रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उनमें ये एरर में भी अगर सैंपल बढ़ाएं 500 का कर दें तो ये मॉडल इंप्रूव हो जाए, बट अभी अनफिट है। बट इसको आप क्या करेंगे, इसको रिपोर्ट करना है आप लोगों ने। अब रिपोर्ट करने के लिए सिंपल एस्टीमेट उसी तरह होंगे, वही टेबल बनेगा जो बीटा वाला आपने बनाया था। अब आ जाए इसकी रिपोर्टिंग देखते हैं, रिपोर्टिंग देखते हैं बस सिर्फ एक बार। रिपोर्टिंग में सिंपल करवा रहा हूँ, मेरे लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश है वो देख लीजिएगा। ये मेरा एक आर्टिकल है ट्रांसलेशन में स्टूडेंट का, ये है एमएस के। इसमें आप रिपोर्टिंग कैसे करनी रिजल्ट्स की।
ये CFA इसने कितने ज़्यादा वेरिएंस ड्रॉ किए हुए इस आर्टिकल में है ना, फिर भी आखिर पे ये है बीटास टेबल्स है इसके जो आप लोगों ने बनाना है। आइटम्स ये फैक्टर 1 है, आपने पैंस लिख देना, उसके जो आइटम है उनके सामने उनका बीटा है, स्टैंडर्ड एरर एंड बीटा, और P को स्टार में बदल देना है, ठीक है। आगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टेबल। ये टेबल आप देख रहे हैं, कंफर्मेटरी फैक्टर इंडेक्सेस, ये उसकी वर्डिंग है। ये स्केल एंड फैक्टर्स हैं। ये स्केल कौन सा है? टनाइटस का फॉर एग्जांपल स्केल। आपका कौन सा था? पैंस आ जाएगा। उर्दू वर्जन यू से मैंने शुरू किया, आपका हिंदी वर्जन, उर्दू वर्जन, व्हाटएवर, ब्रावी, जो भी आप करना चाहते हैं। इसका पहले 25 आइटम है। पहली मॉडिफिकेशन, पहले ये कैसा था, फिर दूसरी बार मॉडिफिकेशन कोवेरिएंस ड्रॉ करने के बाद कितना इंप्रूव हुआ, तीसरा ड्रॉ करने के बाद, लास्ट में देखिए सारे इंप्रूव हो गए हैं। वन के अंदर वो मूव कर रहा हूँ जो मैंने प्रूव किए हैं, वो सारे रिपोर्ट कर दिए हैं। पहले देखिए, पहले में इम्प्रूव जो इम्प्रूव थे, देखो 3 बार मैंने किया, मैंने वो कहा था 3 बार करना है। लास्ट वाले को आप लास्ट वाले को रिपोर्ट कर दें, टोटल 3 बार रिपोर्ट कर दें इसको। ये हो गया। अब इसमें वर्डिंग देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग होती है, ये इस मॉडल को रिप्रेजेंट करें कि मॉडल फिट है या नहीं है। द टेबल 6 व्हाटएवर जो भी टेबल है, डिस्प्ले दैट द फिक्स्ड इंडाइसेस ऑफ द, आपका स्केल का नाम होगा, डाटा आर नॉट परफेक्ट फॉर द ओरिजिनल फैक्टर स्ट्रक्चर, यानी जो ओरिजिनल फैक्टर स्ट्रक्चर था उसके साथ मैच, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग विद दिस कल्चर ना, इस आइटम के साथ ये कल्चर में एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसके बाद ये 3 फैक्टर था, ऐसे जो हमारा 2 फैक्टर था, वो व्हाटएवर बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन इंडाइसेस फॉर द 3, आप 2 मॉडल लिख सकते हैं, 2 फैक्टर मॉडल, जो भी आपका मॉडल। रिमूविंग द आइटम नंबर 2 स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंप्रूव द मॉडल, इन्होंने आइटम इंप्रूव कर दिया, इन्होंने कोवेरिएंस ड्रॉ भी किया और आइटम भी निकाल दिया। हम आइटम और कोवेरिएंस ड्रॉ करेंगे तब भी मॉडल इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इंडिकेटर्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद ड्यू टू द सेम रिस्पॉन्स एज नोटेड इन द हाईली नेगेटिव कोरिलेशन एरर वेरिएंस एसोसिएट विद द दोज आइटम्स, हाउएवर द अकॉर्डिंग टू, ये 2 सेंटेंस हैं लेटेस्ट, वो कहते हैं आइटम को नहीं निकालना। ये सेंटेंस कहते थे आइटम को नहीं निकालना। आइटम को निकालने के लिए क्या करें, दोबारा डाटा कलेक्ट करें, फिर क्या करें, EFA एंड कंटेंट एनालिसिस करें, ठीक है। आइटम को नहीं निकालना। इन्होंने फिर रेजिडुअल लगाए, आइटम बेशक नेगेटिव था, मैंने रिपोर्ट कर दी नेगेटिव है, बट मैंने रिमेन रखा उसको, कोवेरिएंस ड्रॉ किए जिसका अभी ड्रॉ किए। आइटम को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, EFA। ये 100 फॉर्म है, पता नहीं कौन से है वो सेंटेंस है, और नीचे इसकी जो टेबल है एस्टीमेट के, वो टेबल ये हैं, ठीक है। वही है बीटा वाले जो हम पीछे पढ़ते हैं, ये सारा बीटा एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे। इनकी रिपोर्टिंग देखें, द टेबल 6 रिव्यू द फैक्टर लोडिंग, फैक्टर लोडिंग की है ना फॉर ईच आइटम, हर आइटम की फैक्टर लोडिंग की है हमने। द ओनली आइटम नंबर 2 हैज नेगेटिव फैक्टर 2 लोडिंग, सिग्निफाइंग द स्ट्रेंथन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंस्ट्रक्ट एंड आइटम। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, होल स्केल को कहते हैं, और आइटम क्या होता है, उसकी आइटम्स के साथ आपस में कोरिलेशन देखी है ना हमने, ये जो कोवेरिएंस ड्रॉ किए हैं, कोरिलेशन देखी है ना, कोरिलेशन मेथड के ऊपर। And the item in the term of shear variance, the standard value is closer than to the 1 or optimal, यानी बीटा वैल्यू जिसको मैं कह रहा हूँ, वो क्लोज थी किसके, ज़्यादातर आइटम्स की 1। जितनी आइटम बीटा 1 के करीब होता है उतना बेस्ट होता है, जितना 0 के करीब होता है उतना आइटम लोडिंग बुरी होती है। उसके बाद इन द केस ऑफ द क्रॉस लोडिंग, आइटम नंबर 2 में प्रॉब्लम था ना, जिसमें हमारा नेगेटिव आइटम था, एंड लोअर एस्टीमेट वाज एक्सपेक्टेड, यानी आइटम नंबर 2 की जो वैल्यूज थी वो लोअर थी, उसका एस्टीमेट कम था, 0 का करीब था ना, माइनस में था बल्कि। दीज एस्टीमेट रेंज फ्रॉम द प्लानर, यानी ओवरऑल एस्टीमेट क्या थे, विच आर सिग्निफिकेंट एक्सप्लेन द ओवरऑल गुड फिटनेस ऑफ द, यानी ओवरऑल मॉडल फिट नहीं हुआ, बट अंदर जो इंडिकेटर एस्टीमेट थे वो फिट है स्केल के, और उनमें से अगर आइटम नंबर 2 को निकाल दिया जाए तो, है ना, फिर स्केल आपका ठीक है। बट अगर सैंपल बढ़ा दिया जाए तो मे बी ये एरर भी कम हो जाए, जो हमने मेथडोलॉजी के अंदर एरर क्रिएट किए हैं। दिस इज तो बेसिकली ये लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश है मेरा, अगर आपको नहीं मिलता तो साई हब में से निकाल लीजिएगा, साई हब ऑन कीजिएगा, साई हब में टाइटल है, इसको गूगल पे जाकर लिखिए, ये टाइटल है मेरे आर्टिकल का, ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन। इसको सिंपल यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, गूगल स्कॉलर में जाता हूँ, आप लोगों को साई हब का बता दूँ। यहाँ गूगल मैंने सिंपल इसको पेस्ट किया, ये साइड पे ले जाएगा जहाँ पड़ा हुआ है ना, ये देखिए पहला आर्टिकल मेरा खुल गया, पबमेड तो व्हाटएवर साइड पे ले जाएगा जहाँ भी पड़ा हुआ आपका आर्टिकल, ये वाला
ये देखें, ये आर्टिकल उस साइड पे पहुंच गया। अब इस आर्टिकल को याद रखिए, ये इसका टाइटल है। अगर टाइटल से नहीं खुलता, आप साए आपसे ये देखें, ये पैसों का मांग रहा है, ये आर्टिकल पैसों का मांग रहा है। साए आप बोले, साए हम एक साइड है, यहाँ से पायरेटेड आप आर्टिकल्स को चोरी कर सकते हैं, बट ये इलीगल है, एथिकल नहीं है। बट पाकिस्तान में इंडियंस में पैसे नहीं होते इन लोगों के पास। यूरोप में ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं, यूनिवर्सिटी देती है, मतलब पाकिस्तान में नहीं होते, तो बट इलीगल है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको आपके फ़ायदे के लिए ना। ये साइड बनाई सेंटर्स ने इसलिए थी कि हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो जाए जिनके पास पैसे नहीं होते, स्पेशली एशियन कंट्री के पास ना, तो वो इस आर्टिकल निकाल लें। अब वो आर्टिकल था, ये साया खुले की ओपन होगी। अब उसका टाइटल को कॉपी पेस्ट, इसे याद रखिएगा, ये टाइटल पेस्ट करें, टाइटल से नहीं खुलता, ये DOI नंबर है। क्या है ये? DOI, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको कॉपी करें। ये देखिए इस तरह का आ जाएगा, कौवा सा आ जाएगा ना, इसमें DOI नंबर पेस्ट किया, ओपन किया। DOI से तो लाजमी चीजें खुल जाती हैं, अगर टाइटल से ना खुले तो DOI नंबर से खुल जाती है। मैंने क्लिक किया ओपन, ये आर्टिकल वैसे फ्री में नहीं मिलता, ये पूरा आर्टिकल अभी देखिएगा ओपन हो जाएगा। जब मैंने ओपन किया है ना इसको, जहाँ भी पढ़ा होगा, कुछ आर्टिकल इसमें आते हैं, कुछ नहीं आते। जो साइटें UK की है ना, बैरियर लगे हुए हैं, ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है उसको ना, कि बैरियर को, और आपके लिए आर्टिकल की एक्सेस ले रहा है। ये देखिएगा अभी जल्दी आ रही है। सर जो लोग पबमेड से खोलेंगे तो उसके क्या आपको भी पैसे मिलेंगे? पबमेड से नहीं, किसी को भी मिलेंगे, सिर्फ उसकी आत्मस को मिलेंगे, उसके मुंह उनको मिलेंगे। यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये मेरा आर्टिकल खुल गया साया हब में से, वैसे नहीं खुलेगा। ये देखिए इसी में पब्लिश हुआ है, यही है अमार अहमद एंड अकील, ये मेरे स्टूडेंट के साथ पेपर पब्लिश है। अब इसके आखिरी टेबल्स पे जाना है, ये है फैक्टर लोडिंग, ये फैक्टर लोडिंग है बेसिकली, ये ओवरऑल है। ये बेसिकली इसको छोड़ देंगे, उसकी है, इसमें सारी वैलिडिटीज है। ये है वो फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। ये आपने टेबल इस तरह बनाना होता है काई स्केयर का। ये सिमन था, सिमन को काई स्केयर भी कहते हैं, याद रखिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम CMIN, ये काई स्केयर कहलाता है, डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिससे 1 और 3 के दरमियान वैल्यू होनी चाहिए ना, लास्ट के ऊपर इंप्रूव। वो देखिए नीचे सारे आइटम, और ये फैक्टर लोडिंग है जो आपको मैंने बताई, दिस इज द फैक्टर लोडिंग। ये 3 सब स्केल थे, पहला इसका टर्माइटस का फंक्शनल है, दूसरा मोशनल है, तीसरा उनके आइटम के सामने स्टैंडर्डाइज्ड अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्डाइज्ड बीटा। सिंपल कॉपी पेस्ट करना। आपके 2 सब स्केल है, PA एंड NA, उनके आइटम के सामने आपने क्या करना है, उनका बीटा रिपोर्ट कर देना। यही वाला तीनों हुए ना, P को आपने स्टार में बदल देना है। और ये इनकी वर्डिंग लिखी पड़ी है, ये वाली सारी, ये अच्छी भी लिखी हुई। पहले तो मैंने सिंपल दिखाई थी ना, इसमें बहुत थॉरोली जब आर्टिकल करते हैं तो उसमें रिफाइन कर देते हैं चीज़ों को। तो ये वर्डिंग देख लीजिएगा, आपको मेन सेंस आनी चाहिए। दिस इज CFA, बहुत आसान है। कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस हमारा रह गया नेक्स्ट EFA, ठीक है, वो अभी थोड़ी देर तक पब्लिश कर दूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।